हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल PWIT जैम एंड CSI नेट। सो हम लोग देख रहे हैं उद्गम सीरीज, जहां पर हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं फॉर योर CSI नेट एग्जाम। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज सेल सरफेस रिसेप्टर्स, और अगर आप दूसरे टर्म्स में कहो तो ये टॉपिक जो है सेल सिग्नलिंग होगा। तो आप इसको दो पार्ट्स में देखने वाले हो। फर्स्ट पार्ट हम आज कवर करेंगे, सेल सिग्नलिंग बेसिकली ये टॉपिक होने वाला है, जहां पर हम दो पार्ट्स में इसको देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे GPCRs के बारे में, उसके बाद हम नेक्स्ट में देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम कपल रिसेप्टर्स के बारे में। सो इस पूरे लेक्चर में मैंने सीरीज ऑफ टॉपिक्स लिख दिए हैं। लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमने सेल सेल इंटरेक्शंस किया था, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लो, क्योंकि उसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं सेल सेल इंटरेक्शन से, और बहुत कहूंगी जरूरी है वो टॉपिक करना, ताकि आप आगे वाली चीजों को समझ पाओ। अगर आपको सेल सेल इंटरेक्शन समझ में आएगा तो ही आप सेल सिग्नलिंग समझ पाओगे, अदरवाइज आप रिलेशनशिप्स नहीं बना पाओगे, कनेक्शंस नहीं बना पाओगे आगे वाले टॉपिक्स को समझने के लिए। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट दैट टॉपिक ऑल्सो। सो ये पूरी सेल सिग्नलिंग के नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं जो कवर होते हैं। अगर हम CSI नेट की बात करें तो ये सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने बाइफरकेट कर दिए सेल सिग्नलिंग को। और ज्यादा अगर हम इलेबोरेटिव मैनर में लिखें तो हम ये सारे टॉपिक्स कवर करते हैं यहाँ पर। उसके बाद लेट्स मूव टू, चलो इसको स्टार्ट करने से पहले हम शुरुआत करते हैं व्हाट एक्चुअली इज सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग होता क्या है? तो सेल सिग्नलिंग एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जिसकी हेल्प से आपकी सेल एक सिग्नल को रिस्पॉन्स करती है। दैट इज सेल कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करती है ताकि वो आसानी से एक सिग्नल को रिस्पॉन्स कर पाए, दैट इज सेल सिग्नलिंग। सो अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज सेल सिग्नलिंग, ये वो स्टेप्स हैं जो सेल फॉलो करती है एक रिस्पॉन्स शो करने के लिए, एक स्टिमुलस को, एक सिग्नल को रिस्पॉन्स करने के लिए। उसके साथ साथ दूसरी सेल्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी सेल सिग्नलिंग का यूज किया जाता है। दैट इज सीरीज ऑफ स्टेप्स used by cell to respond a signal or stimulus। एक स्टिमुलस या सिग्नल के अगेंस्ट जल सेल कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है, एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है, उसमें कुछ स्टेप्स का यूटिलाइजेशन होता है, उन स्टेप्स को हम सेल सिग्नलिंग कहते हैं। या फिर इसके थ्रू सेल कम्युनिकेट करती है दूसरी सेल से, सेल कम्युनिकेट्स विद अनदर सेल। तो क्या इसका कोई प्रिंसिपल है, कोई बेसिस है इस सेल सिग्नलिंग का? हाँ जी, इसका एक प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेल सिग्नलिंग। प्रिंसिपल ऑफ सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग बेस्ड होती है रिसेप्टर लिगेंड इंटरैक्शन पर। सेल सिग्नलिंग बेस्ड है रिसेप्टर लिगेंड इंटरैक्शन पर। अब ये चलता कैसे है, ये होती कैसे है? तो हमारे पास एक सेल है, इस सेल के पास एक रिसेप्टर है। अब ये रिसेप्टर सेल के सरफेस पर भी हो सकता है, सेल के अंदर भी हो सकता है। हमारे पास ये एक सेल है और इस सेल के पास है एक रिसेप्टर। तो ये सिग्नलिंग चलते कैसे? सबसे पहले इस रिसेप्टर से आके इंटरैक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है एक लिगेंड।
इस रिसेप्टर के पास आएगा एक लिगेंड। तो जब ये रिसेप्टर और लिगेंड के बीच में इंटरैक्शन होता है तो सेल के अंदर एक इंट्रासेलुलर कैस्केड काम करता है, सिग्नलिंग कैस्केड काम करता है, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स जनरेट होता है। दैट इज, जब आपके रिसेप्टर और लिगेंड का इंटरैक्शन हुआ रिसेप्टर और लिगेंड का जब इंटरैक्शन हुआ उसके बाद सेल के अंदर एक इंट्रासेलुलर कैस्केड चला, कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स ने काम किया, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक पार्ट ने जाके अल्टीमेटली सिग्नल को रिस्पॉन्ड किया। तो यहां पर क्या हुआ, रिसेप्टर लिगेंड इंटरैक्शन हुआ, जिसके बाद सेल के अंदर इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग चली एंड इस इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग ने बाद में फाइनली एक रिस्पॉन्स दिया कि हमें इस तरीके से रिस्पॉन्स देना है इस पर्टिकुलर रिसेप्टर को या फिर इस पर्टिकुलर स्टिमुलस को, सिग्नल को, रिसेप्टर नहीं। सो ये बेसिक प्रिंसिपल है, एक रिसेप्टर और लिगेंड के बीच में इंटरैक्शन होता है जिसकी वजह से सिग्नलिंग कैस्केड चलता है एंड अल्टीमेटली एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग, अलग अलग टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग क्या है? टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग पे क्वेश्चन आ जाता है तो कृपया करके इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग, सो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग है। फर्स्ट हमारे पास है जस्टाक्राइन, सेकेंड टाइप हमारे पास है पैराक्राइन, थर्ड हमारे पास है एंडोक्राइन, एंड फोर्थ हमारे पास है ऑटोक्राइन। So we have four different types of cell signaling: justacrine, paracrine, autocrine and endocrine. सबसे पहले जस्टाक्राइन क्या होता है? ऐसी सिग्नलिंग जिसमें दोनों सेल्स को, या फिर आप कहोगे सेल्स को आपस में क्लोज कांटेक्ट में होना जरूरी होता है, उसे हम जस्टाक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। व्हाट इज जस्टाक्राइन सिग्नलिंग? सिग्नलिंग दैट रिक्वायर्स क्लोज कॉन्टैक्ट। दो सेल्स के बीच में हो रही है तो उन दोनों सेल्स को बहुत पास होना जरूरी है, या उसके अलावा सेल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट कर रही है तो उनको भी आपस में क्लोज कॉन्टैक्ट में बहुत पास होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पैराक्राइन के केस में नेबरिंग सेल्स के बीच में होता है, पास पास आसी पड़ोसी के बीच में होता है। सिग्नलिंग बिटवीन signaling between neighboring cells। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो यहां पर जस्टाक्राइन के एग्जाम्पल है, सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच की जो सिग्नलिंग है वो होती है जस्टाक्राइन। एग्जाम्पल, सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच की सिग्नलिंग जो है वो जस्टाक्राइन है। जिन्होंने सेल सेल इंटरेक्शन देखा होगा तो उनको पता होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सेल कितने पास पास जुड़े होते हैं। सो यहाँ पर जो सिग्नलिंग है दैट इज जस्टाक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग हमें देखने को मिलती है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग में हम लोग देखते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। वहीं पर नेक्स्ट है एंडोक्राइन, ऐसी सिग्नलिंग जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्लड के थ्रू फ्लो करते हैं या कम्युनिकेट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज एंडोक्राइन। signaling molecules move through blood
तो ब्लड के थ्रू जब सिग्नलिंग चलती है दैट इज योर एंडोक्राइन सिग्नलिंग। इसका एग्जांपल हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स कैसे ट्रेवल करते हैं? एंडोक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू। वहीं पर ऑटोक्राइन, ऑटो वर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्फ, खुद का। तो ऐसी सिग्नलिंग जिसमें सेल खुद को ही रिस्पॉन्स करा रही है, दैट मीन्स खुद पे ही इफेक्ट डलवा रही है, दैट इज योर ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। सिग्नलिंग ऑन सेल्फ सेल्स। खुद की सेल्स पर जब इफेक्ट आता है, मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स बना रही है, खुद की सेल को एक्टिवेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स करा रहे हैं, दैट इज योर ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। इसका एग्जाम्पल है कैंसर सेल्स। तो यहां पर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग्स को देखा है। तो सबसे पहले सिग्नलिंग का टाइप है जस्टाक्राइन सिग्नलिंग। तो ऐसी सिग्नलिंग जो जिसमें सेल्स या फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में क्लोज कांटेक्ट होना जरूरी होता है, उसे हम जस्टाक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। जैसे कि आपकी सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच की जो सिग्नलिंग होती है। पैराक्राइन सिग्नलिंग में नेबरिंग सेल्स के बीच में जो सिग्नलिंग चलती है, मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज चलता है, कम्युनिकेशन चलती है, उसे हम पैराक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग जो अभी आप देखोगे। एंडोक्राइन सिग्नलिंग जिसमें ब्लड के थ्रू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का पास ऑन किया जाता है या फिर कम्युनिकेशन किया जाता है, दैट इज योर एंडोक्राइन सिग्नलिंग। हार्मोन्स बेसिकली जो हम यूज करते हैं। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में खुद की मॉलिक्यूल्स, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स खुद की ही सेल को एक्टिवेट कर रहे हैं, डीएक्टिवेट कर रहे हैं या फिर अल्टीमेटली अफेक्ट कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, जो आप कैंसर सेल्स में देखते हो। तो ये हो गई आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग। सो सिग्नलिंग में क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? रिसेप्टर और लिगेंड। तो रिसेप्टर भी टाइप्स ऑफ होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स क्या हैं अब हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। तो सबसे पहले हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर हैं। एक है सेल सरफेस रिसेप्टर और एक है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। एक है हमारे पास सेल सरफेस रिसेप्टर और दूसरा है आपका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। सेल सरफेस रिसेप्टर कब होगा? ऐसा रिसेप्टर जो सेल के ऊपर प्रेजेंट है, सेल सरफेस पर प्रेजेंट है, उसे हम सेल सरफेस रिसेप्टर करेंगे। तो किन मॉलिक्यूल्स के लिए सेल सरफेस रिसेप्टर होता है? ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज बहुत बड़ा है या फिर वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है, सॉरी फिलिक मॉलिक्यूल्स है, उनके लिए होता है सेल सरफेस रिसेप्टर। रिसेप्टर ऑन सेल सरफेस। और ये कैसे मॉलिक्यूल्स के लिए होता है? लार्ज एंड हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। ऑब्वियसली बहुत बड़ा है तो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल भी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। इसके लिए चाहिए होता है सेल सरफेस रिसेप्टर, कि सेल के बाहर ही रिसेप्टर मिल जाए और मॉलिक्यूल को सेल के अंदर ना जाना पड़े। वहीं पर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहां पर होगा? जब रिसेप्टर सेल के अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट हो सकता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकता है, वहां पर आपका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है। तो ये किसके लिए होता है? ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए जो बहुत आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ जाएंगे। या तो मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक होगा या फिर स्मॉल इन साइज होगा। रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। कैसे मॉलिक्यूल्स के लिए है? स्मॉल एंड हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स के लिए, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो इस स्लाइड में आपने देखे दो डिफरेंट
टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं। एक है सेल सरफेस रिसेप्टर जो सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, कैसे मॉलिक्यूल्स के लिए, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स के लिए, और उसके साथ साथ ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए जो हाइड्रोफिलिक फिलिक हैं, दैट मीन्स आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उन मॉलिक्यूल्स के केस में होते हैं जिनका साइज बहुत छोटा है, दैट इज अल्टीमेटली वो सेल को क्रॉस कर पा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अगर अंदर तक आ रहा है तो उसका रिसेप्टर जो होगा इंट्रासेल्युलर होगा, अदरवाइज वो सेल के बाहर होगा। एंड ऐसे क्वेश्चन जो है वो डीबीटी बहुत पूछता है, सीएसआई नेट ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। या फिर आपको अगर हम सीएसआई नेट के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि कौन सा क्रॉस कर पाएगा किसका। हाँ, अगर आपको सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा बता दो इसका रिसेप्टर सेल के अंदर होगा या इसके बाहर होगा, तो सीएसआई नेट का क्वेश्चन हो जाएगा। और डीबीटी रिसेप्टर के पर्सपेक्टिव में पूछ लेता है, अगर एक मॉलिक्यूल स्मॉल इन साइज है तो उसका रिसेप्टर कैसा होगा। तो आपको लेवल समझ में आना चाहिए। सीएसआई नेट जो है वो एडवांस लेवल पे चला जाता है तो आपको एक मॉलिक्यूल ना देके ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स देगा। वहीं पर डीबीटी जो है वो थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस पूछता है तो आपको एक ही मॉलिक्यूल का नाम दे देगा या सिंपल सी मॉलिक्यूल का नाम भी नहीं देगा, सीधा प्रॉपर्टी लिख देगा कि स्मॉल साइज का मॉलिक्यूल है, उसका रिसेप्टर कहां पर होगा। सो दैट इज द डिफरेंस इन हाउ द क्वेश्चन चेंजेस फ्रॉम वन एग्जाम टू अनदर। उसके बाद जब हम बात करते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर्स की, तो सेल सरफेस रिसेप्टर के भी बहुत अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका आयन चैनल गेटेड रिसेप्टर, और इसे हम आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर भी कहते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास आइनोटॉपिक रिसेप्टर, या फिर आप कहोगे आयन चैनल गेटेड रिसेप्टर। दूसरा टाइप होता है हमारा जीपीसीआर, जिसको हम कहते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। थर्ड टाइप हमारे पास होता है एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स। तो तीन अलग अलग टाइप है, आयन चैनल गेटेड रिसेप्टर, आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर, जीपीसीआर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, या फिर एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर। ये तीन टाइप्स है। सबसे पहले आयन चैनल गेटेड में क्या होता है, एक ऐसा रिसेप्टर जो एक्टिवेट होने पर आयन चैनल को ओपन और क्लोज करता है, उन्हें हम आयन चैनल गेटेड रिसेप्टर्स कहते हैं। रिसेप्टर when activated opens or close ion channels। तो एक ऐसा रिसेप्टर जो एक्टिवेट होने पर या तो आयन चैनल को ओपन कर रहा है या क्लोज कर रहा है, उसे हम बोलते हैं आयन चैनल गेटेड रिसेप्टर या फिर आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, एक ऐसा रिसेप्टर जो एक जी प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है। पूरा बहुत इलेबोरेटिव मैनर में तीनों को पढ़ना है, तो एक छोटा छोटा एक बार इंट्रो ले लेते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, रिसेप्टर एसोसिएटेड विद जी प्रोटीन। एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर, एक ऐसा रिसेप्टर जिसके पास खुद की एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी या फिर किसी एंजाइम के साथ एसोसिएटेड रहता है, उसे हम कहते हैं एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर। रिसेप्टर विद एंजाइमेटिक एक्टिविटी, receptor with enzymatic activity or associated with a receptor।
तो 3 टाइप ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर हैं। सबसे पहले है आपका आयन चैनल गेटेड रिसेप्टर या फिर आयनोट्रोपिक रिसेप्टर। एक ऐसा रिसेप्टर जो एक्टिवेट होने पर आयन चैनल को ओपन या क्लोज करता है, उसे हम बोलते हैं आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, ऐसे रिसेप्टर जो जी प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होते हैं उन्हें हम जीपीसीआर कहते हैं। एंजाइम कपल रिसेप्टर्स के केस में एक ऐसा रिसेप्टर जिसके पास खुद की एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है या फिर किसी एंजाइम से एसोसिएटेड रहता है, उसे हम कहते हैं एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर। तो ये तो छोटी छोटी चीजें हो गई सेल सिग्नलिंग की जो हमें पता होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर सेल सिग्नलिंग, दैट इज जीपीसीआरस। जीपीसीआरस ना सिर्फ इंपॉर्टेंट है बल्कि जीपीसीआर से बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। शुरुआत करते हुए जीपीसीआरस की बात करें तो ये है लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर्स। दैट इज एक सेल पे आप जितने टाइप्स ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर्स देखते हो उसमें से सबसे ज्यादा रिसेप्टर्स जो हैं वो जीपीसीआरस होते हैं। दैट इज largest family of cell surface receptors। सबसे ज्यादा सेल सरफेस पे पाए जाने वाले रिसेप्टर्स कौन से हैं? दैट इज योर जीपीसीआरस, जिनकी फुल फॉर्म हमने पढ़ी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। कपल्ड का मतलब क्या होता है? पेयर्ड या फिर एसोसिएट रहना, ठीक है। कपल्ड का मतलब क्या होता है? एसोसिएटेड या फिर पेयर्ड। तो अल्टीमेटली नाम क्या बना? एक ऐसा रिसेप्टर जो जी प्रोटीन के साथ कपल्ड है, पेयर्ड है, एसोसिएटेड है। दैट इज रिसेप्टर एसोसिएटेड विद जी प्रोटीन। चलो जीपीसीआर पढ़ लिया। जी तो ये जी प्रोटीन क्या है? जी प्रोटीन है जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन। जी प्रोटीन क्या है? जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, एक ऐसा प्रोटीन जो जीटीपी या फिर जीडीपी से जुड़ा रहता है। तो ये हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट। लार्जेस्ट फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स है, जी प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड रहता है। अगर हम एक सेल की बात करें तो एक सेल में बहुत अलग अलग टाइप ऑफ जीपीसीआरस होते हैं जो बहुत अलग अलग फंक्शंस करते हैं, जिनके बहुत अलग अलग लिगेंड्स होते हैं। सिग्नल अलग होगा, फंक्शनिंग अलग होगी, लेकिन सभी जीपीसीआरस का जो स्ट्रक्चर है वो कॉमन होता है। सभी जीपीसीआरस का जो स्ट्रक्चर है वो कॉमन है। ऑल द जीपीसीआरस have common structure but differ in signaling, ligand and function। तो ये जो कॉमन स्ट्रक्चर है, अभी समझाया कि फंक्शन अलग हो सकता है, सिग्नल अलग हो सकता है, पाथवे अलग हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर सबका सेम है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर है कि हर एक जीपीसीआर, एवरी सिंगल जीपीसीआर इज अ 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। एवरी जीपीसीआर इज अ 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक जीपीसीआर में 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन है, सॉरी, हर एक जीपीसीआर में 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन है
एंड यहां पर जो लिगेंड बाइंडिंग साइट है वो प्रेजेंट होती है एट द सेंटर। ligand binding site at center. ligand binding site at center. सो ये है आपके जीपीसीआर का स्ट्रक्चर जहां पर 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन है और यहां वाली फिगर में आपको ये लिगेंड बाइंडिंग साइट दिखेगी एट द सेंटर। उसके बाद सेकेंड पार्ट क्या है जीपीसीआर का? जी प्रोटीन। तो जी प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। जी प्रोटीन क्या है? जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है। जी प्रोटीन जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है, ट्राइमेरिक प्रोटीन है, मतलब 3 सब यूनिट्स का बना है। ट्राइमेरिक प्रोटीन है जिसकी ट्राइमेरिक प्रोटीन मतलब ट्राई मीन्स 3, तो 3 सब यूनिट्स का बना है जो होती हैं आपकी अल्फा, बीटा, गामा। जी प्रोटीन की बात करें, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है, 3 सब यूनिट्स का बना है, अल्फा, बीटा, गामा। तो जब ये जी प्रोटीन जुड़ा होता है जीडीपी से, जब ये जी प्रोटीन जुड़ा होता है जीडीपी से, तो ये होता है इनएक्टिव। वहीं पर जब ये जी प्रोटीन जीटीपी से जुड़ता है, जब ये जी प्रोटीन जीटीपी से जुड़ता है तो ये हो जाता है एक्टिव, एंड एक्टिव होते ही ये डिसोसिएट होता है। एक्टिव होते ही जी प्रोटीन जो है वो डिसोसिएट होता है। किस में डिसोसिएट होता है? इसकी अल्फा यूनिट जो है वो अलग हो जाती है और बीटा गामा जो है वो अलग हो जाती है। तो हमारा जो जी प्रोटीन है वो जीडीपी से जब जुड़ा होता है तो वो इनएक्टिव होता है, जब जीटीपी से जुड़ता है तो वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने पर ये डिसोसिएट करता है। अल्फा में अल्फा अलग हो जाती है और बीटा गामा एक साथ अलग हो जाती है। अब इसको एक्टिव कौन कराता है? जीडीपी से इसको एक्टिव कराने का काम कौन करता है? इसको एक्टिव कराने का काम करता है जेफ, दैट इज ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। जी प्रोटीन को एक्टिव करने का काम करता है जेफ, जो अल्टीमेटली ये जेफ क्या करता है? इसके नाम में आ रहा है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। एक्सचेंज करा रहा है, किसका एक्सचेंज करा रहा है? ये यहां से जीडीपी को निकाल देता है और जीटीपी को ऐड कर देता है। जेफ क्या करता है? जी प्रोटीन से जीडीपी को निकाल देता है और जीटीपी को ऐड कर देता है। ये तो हो गया एक्टिवेशन। अब यहां पर इसको इनएक्टिव कौन करता है? इनएक्टिवेशन भी पढ़ लेते हैं। इसको इनएक्टिव करने का काम करता है गैप। ये जो आपकी जी अल्फा यूनिट होती है उसके पास जीडीपी हाइड्रोलिसिस पावर होती है, दैट इज आपकी जो जी अल्फा होती है वो जीटीपीएस का काम करती है। ध्यान से समझना इनएक्टिवेशन कैसे होती है। जी अल्फा के पास जीटीपीएस एक्टिविटी होती है। अब इस जीटीपीएस को एक्टिवेट करता है गैप। जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन,
देखो जी अल्फा अपना खुद का इनएक्टिवेशन करा रही है, लेकिन इसकी इनएक्टिवेशन को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए होता है गैप। जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन जो आपका जीजीटीपी को हाइड्रोलाइज करा के बनाता है जीजीडीपी। तो आप सब लोगों को याद रखना है, जहां पर भी आपका जी प्रोटीन काम करेगा, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन काम करेंगे। आप बहुत जगह पे ये जीटीपी देखोगे, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, जी प्रोटीन्स को देखोगे, वहां सब जहां जहां पर आपको जी प्रोटीन देखने को मिलेगा, वहां पर आपको गैप और आपको जेफ भी देखने को मिलेंगे। एक्टिवेशन कौन कराता है? जेफ। ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर एक्सचेंज करा रहा है, एक को दे रहा है, एक को ले रहा है, जीटीपी को दे देता है और जीटीपी को ले लेता है, एज अ रिजल्ट एक्टिवेशन हो जाता है। इनएक्टिवेशन कौन कराता है? खुद। जी अल्फा खुद का ही इनएक्टिवेशन करा रहा है क्योंकि उसके पास जीटीपीएस एक्टिविटी है, लेकिन इस जीटीपीएस को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए होती है जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन गैप, जो एक्टिवेट करता है जीटीपीएस एक्टिविटी को एंड जीजीटीपी का हाइड्रोलिसिस कराता है और बनाता है GGDP, that is inactive state. तो इससे आगे बढ़ते हैं। अब जीपीसीआर की सिग्नलिंग कैसे काम करती है, अलग अलग जी प्रोटीन कैसे काम करते हैं, वो हमें देखना है। सो अगर हम एक जर्नलाइज व्यू देख लेते हैं, तो जीपीसीआर पर आके लिगेंड जुड़ता है। जब जीपीसीआर एक्टिवेट होता है तो वो जेफ का काम करता है। जीपीसीआर खुद जेफ का काम करते हुए एक्सचेंज कराता है जीडीपी का जीटीपी से, एज अ रिजल्ट जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। जी प्रोटीन एक्टिवेट होने पर डिसोसिएट होता है जी अल्फा में और जी बीटा गामा में। एक जनरलाइज सिग्नलिंग देखते हैं। तो हमारे पास एक ये जीपीसीआर था, जीपीसीआर के पास आया एक सिग्नल या फिर आप कहोगे लीगेंड। जब सिग्नल और लीगेंड आया तो आपका जीपीसीआर एक्टिवेट हो गया। जीपीसीआर जब एक्टिवेट हो जाता है तो कैसा काम करता है? जेफ की तरह काम करता है। जीपीसीआर एक्टिवेट होने पर काम करता है जेफ का। जेफ का काम कर रहा है तो क्या कराएगा? जीडीपी को कन्वर्ट कर देगा जीजीटीपी में। जीजीटीपी में कन्वर्ट होते ही जी प्रोटीन एक्टिव। जी प्रोटीन जब एक्टिव हो जाता है तो करता है डिसोसिएट।
ये डिसोसिएट होने पर किसमें बनेगा, जी अल्फा बनेगा और जी बीटा गामा बनेगा। और ये जो जी अल्फा है ये बहुत अलग अलग टाइप की होती है जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो जर्नलाइज सिग्नलिंग कैसे चलती है जीपीसीआर की, जीपीसीआर को सिग्नल मिला, लिगेंड मिला, जीपीसीआर एक्टिवेट हो गया। जैसे ही जीपीसीआर एक्टिवेट होता है वो जेफ की तरह काम करता है और जी जीटीपी को चेंज कर देता है, जी जीटीपी में एक्सचेंज करा देता है। जैसे ही जीटीपी लगता है जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। ये जी प्रोटीन एक्टिवेट होने पर क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है जी अल्फा और जी बीटा गामा में। अब जी अल्फा के टाइप्स देखो, टाइप्स ऑफ जी अल्फा। जी अल्फा के 4 डिफरेंट टाइप हैं, जी अल्फा एस, जी अल्फा आई, जी अल्फा क्यू, and fourth one is your G alpha 12 13। सो हमारे पास जी अल्फा 4 अलग अलग टाइप के हैं, जी अल्फा एस, जी अल्फा आई, जी अल्फा क्यू, जी अल्फा 12 एंड 13। तो जी अल्फा एस क्या करता है, एस स्टैंड्स फॉर स्टिमुलेट, एक्टिवेट करना। किसको एक्टिवेट करता है, एडिनाइल साइक्लेज, स्टिमुलेट और एक्टिवेट एडिनाइल साइक्लेज, जी अल्फा एस या फिर एस स्टैंड्स फॉर स्टिमुलेटरी, क्या करता है, आपके एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। जी अल्फा आई क्या करता है, आई स्टैंड्स फॉर इनिबिट, इनिबिट करता है एडिनाइल साइक्लेज को। वहीं पर जी अल्फा क्यू क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है फोस्फोलाइपेज सी बीटा, फोस्फोलाइपेज सी बीटा को एक्टिवेट करता है। जी अल्फा 12 13 क्या करता है, जी अल्फा 12 13 जो है वो बेसिकली रो जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर रहा है, रो प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है। रो प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है। सो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जी अल्फा हैं। सबसे पहले आपका जी अल्फा एस जो स्टिमुलेट करता है, ये एक्टिवेट करता है एडिनाइल साइक्लेज को। जी अल्फा आई जो इनिबिट करता है एडिनाइल साइक्लेज को। जी अल्फा क्यू जो एक्टिवेट करता है फोस्फोलाइपेज सी बीटा को। उसके बाद जी अल्फा 12 13 जो एक्टिवेट करता है रो प्रोटीन्स को। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जी अल्फा एस की सिग्नलिंग से। जी प्रोटीन सिग्नलिंग वाई CAMP। तो ये CAMP को यूज करने वाली जो सिग्नलिंग चलती है ये चलती है जी अल्फा एस के थ्रू, ये चलती है जी अल्फा एस सिग्नलिंग। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले जीपीसीआर एक्टिवेट हुआ, कॉमन सिग्नलिंग बता चुकी हूं, वही स्टेप्स है आगे वाले जो चेंज है, मतलब लेटर स्टेप्स जो चेंज है वो बताऊंगी। जीपीसीआर एक्टिवेटेड, जी प्रोटीन एक्टिवेटेड, जीपीसीआर के एक्टिवेट होते ही जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, जी प्रोटीन के एक्टिवेट होते ही हमारे पास आ गई जी अल्फा एस। ये जी अल्फा एस आगे जाके क्या करेगी, ये एक्टिवेट करती है एडिनाइल साइक्लेज को। ये जी अल्फा एस ने एक्टिवेट किया एडिनाइल साइक्लेज को। ये हमारा एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है, ये एटीपी को कन्वर्ट कर देता है CAMP में। क्या समझाया मैंने स्टार्टिंग करते हुए, मैं पढ़ा रही हूं जी प्रोटीन सिग्नलिंग बाय CAMP।
जी प्रोटीन CAMP के थ्रू अपनी सिग्नलिंग कैसे चलाता है वो हम देख रहे हैं, और इस CAMP को एक्टिवेट करने के लिए, लाने के लिए हमें चाहिए G अल्फा S। तो सबसे पहले GPCR एक्टिवेट हुआ, उसके बाद GPCR एक्टिवेट होते ही G प्रोटीन एक्टिवेट हुआ। G प्रोटीन जब एक्टिवेट होता है तो वो G अल्फा S में डिसोसिएट होगा, ये G अल्फा S जाके एडिनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट करेगी। जब ये एडिनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट कर देगी तो एडिनाइल साइक्लेस ATP से बनाएगा साइक्लिक AMP, या फिर आप कहोगे CAMP। काम हमारा करेगा CAMP। क्या करेगा? CAMP आपका डिफरेंट जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कराता है। CAMP क्या कराता है? CAMP आपका कराता है जीन ट्रांसक्रिप्शन। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या किसी भी जीन का ट्रांसक्रिप्शन करा देता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी भी जीन का ट्रांसक्रिप्शन करा देगा तो वो तो अननेसेसरी सिग्नलिंग चला रहा है ना। तो ऐसे जीन्स जिनका ट्रांसक्रिप्शन जो है CAMP पर डिपेंडेंट होता है, उनके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको बोलते हैं क्री। क्या बोला मैंने? जीन्स that are transcribed by CAMP, ऐसे जीन्स जिनका ट्रांसक्रिप्शन CAMP पर डिपेंडेंट होता है, उनके पास हैव स्पेसिफिक सीक्वेंस, उनके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसे हम बोलते हैं क्री। क्री क्या है? CAMP रिस्पॉन्स एलिमेंट। CAMP रिस्पॉन्स एलिमेंट। तो हो गया ना सिलेक्शन। जिनके पास क्री सीक्वेंस होगा उनका ही ट्रांसक्रिप्शन आपका CAMP कराएगा, अदरवाइज नहीं कराएगा। तो क्या सभी जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कराता है CAMP? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे सीक्वेंसेस, ऐसे जीन्स जिनके पास क्री सीक्वेंस होता है, उनका ट्रांसक्रिप्शन कराता है आपका क्री। अब ये चलती कैसे है, ये ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है? तो सबसे पहले CAMP आगे जाके एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज A को। CAMP एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज A को। काइनेज है तो क्या कराएगा? फॉस्फोराइलेशन कराएगा ना। तो प्रोटीन काइनेज A जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये जाता है न्यूक्लियस में, ये जाता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जाके क्या करता है? काइनेज है, फॉस्फोराइलेशन कराता है। किसका फॉस्फोराइलेशन कराता है? ये फॉस्फोराइलेशन कराता है क्रेब का। क्रेब का। क्रेब क्या है? ये है क्री बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये क्रेब क्या करता है? जब क्रेब का फॉस्फोराइलेशन हो गया, क्रेब एक्टिवेट हो गया और एक दूसरे प्रोटीन को लेके आता है जिसे बोलते हैं CBP। क्रेब हो गया एक्टिवेटेड एंड ये लेके आता है रिक्रूट मतलब लेके आना CBP को। CBP क्या है? क्रेब बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये क्रेब CBP एक और है, दैट इज योर को एक्टिवेटर। अब ये क्रेब और CBP मिलके कराते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्रेब एंड CBP कराएंगे ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स।
CBP क्या है? एक्टिवेटर है, दैट इज एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, और उसमें मेन एक्टिवेटर जो है वो होता है क्रेप। तो कैसे चली सिग्नलिंग? हम सिग्नलिंग पढ़ रहे हैं जी अल्फा एस की। जी अल्फा एस की जो सिग्नलिंग है वो चलती है CAMP से, या वाइस वर्सा बोलोगे, CAMP की सिग्नलिंग एक्टिवेट होती है जी अल्फा एस से, या फिर जी अल्फा एस एक्टिवेट होने पर सिग्नलिंग चलाता है CAMP की हेल्प से। सबसे पहले GPCR एक्टिवेट हुआ, GPCR एक्टिवेट होते ही जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा, जी प्रोटीन डिसोसिएट करेगा तो एक यूनिट आएगी जी अल्फा एस। जी अल्फा एस जाके एडिनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट करती है, एडिनाइल साइक्लेस ATP को कन्वर्ट करता है CAMP में, ये CAMP आगे जाके प्रोटीन काइनेस A को एक्टिवेट करती है, प्रोटीन काइनेस A न्यूक्लियस में जाता है जहां पर फॉस्फोराइलेशन कराता है क्रेब का, दैट इज क्री बाइंडिंग प्रोटीन का। एक्टिवेटर है आपका क्रेब। क्रेब जब एक्टिवेट हो जाता है, खुद जब एक्टिवेट हो जाता है तो एक दूसरा प्रोटीन लाता है CBP, दैट इज योर क्रेब बाइंडिंग प्रोटीन। ये दोनों मिलकर डिफरेंट डिफरेंट जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं। कौन से जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं? ऐसे जीन्स का जिनके पास क्री सीक्वेंस है, और ये क्री सीक्वेंस क्या है? ये है आपका CAMP रिस्पॉन्स एलिमेंट्स। तो ये डिफाइन करता है कौन से जीन्स जो है वो CAMP को रिस्पॉन्स करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ट्रांसक्रिप्शन शुरू किया जाता है। तो क्या इस सिग्नलिंग को रोकना पड़ेगा? बिल्कुल, अननेसेसरी सिग्नलिंग हमें किसी भी तरीके से सेल में नहीं चाहिए। तो इस सिग्नलिंग को रोकता है CAMP फॉस्फोडाइएस्ट्रेस, जो अल्टीमेटली क्या करने वाला है? CAMP को डिग्रेड कर देगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो सिग्नलिंग है वो रुक जाएगी। और सेकंड तरीका आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जी अल्फा के पास खुद की GTPase एक्टिविटी होती है, जैसे ही GTP हाइड्रोलिसिस होगा सिग्नलिंग रुक जाएगी, दैट इज स्टॉपिंग CAMP सिग्नलिंग। CAMP सिग्नलिंग को कैसे रोकते हैं? दो तरीके से रोकते हैं। एक तरीका होता है CAMP फॉस्फोडाइएस्ट्रेस। CAMP जब फॉस्फोडाइएस्ट्रेस क्या कराएगा? CAMP का ब्रेकडाउन कराएगा। एंड दूसरा तरीका जी अल्फा की GTPase एक्टिविटी। GTPase एक्टिविटी, तो जैसे ही GTP हाइड्रोलिसिस होगा GTP हाइड्रोलिसिस होते ही जी अल्फा इनएक्टिव हो जाएगा। ये हो गई जी अल्फा एस की सिग्नल। मूविंग टू नेक्स्ट सिग्नलिंग। नेक्स्ट सिग्नलिंग जो हमें पढ़नी है वो है आपकी जी अल्फा आई की। जी अल्फा आई की सिग्नलिंग देखते हैं एक बार। जी अल्फा आई क्या करता है? एडिनाइल साइक्लेस को इनहिबिट करता है। उसके साथ साथ पोटेशियम चैनल्स को ओपन करता है। जी अल्फा आई जो है वो आपका जी अल्फा आई जो है वो आपका एडिनाइल साइक्लेस को इनहिबिट करता है। वहीं पर जी बीटा गामा, दो सिग्नलिंग्स चलाएंगे। जी बीटा गामा आई जो होती है वो आपकी पोटेशियम चैनल्स को ओपन करती है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर एग्जांपल आपका लीगेंड आया नॉर एपिनेफ्रिन, सिग्नल आया नॉन एपिनेफ्रिन का। नॉन एपिनेफ्रिन बहुत सारे फंक्शंस करता है, उनमें से एक फंक्शन होता है स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कराना। नॉर एपिनेफ्रिन क्या कराता है? स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कराता है। तो अब देखोगे सिग्नलिंग चलती कैसे। नॉन एपिनेफ्रिन आया और उसने एक जी प्रोटीन का एक्टिवेशन किया।
अब ये मत भूल जाना कि नॉर एपिनेफ्रिन आया, सिग्नल आया, वो जीपीसीआर से जुड़ेगा, जीपीसीआर जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। तो मैं पूरा ना करते हुए मैं स्टेप वाइज चल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आगे वाला पार्ट समझा चुकी हूँ। नॉन एपिनेफ्रिन एक लिगेंड आया, वो जीपीसीआर से बाइंड करेगा, जीपीसीआर जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, तो मैंने सीधा लिख दिया जी प्रोटीन एक्टिवेटेड। जब ये जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा तो इस वाले जी प्रोटीन, नॉर एपिनेफ्रिन वाला जो जीपीसीआर है, उससे एसोसिएटेड जो जी प्रोटीन है वो आई वाला है, इनिबिटरी है, तो उससे 2 यूनिट्स आएंगी, जी अल्फा आई एंड जी बीटा गामा, जी बीटा गामा आई। तो होगा क्या, जी अल्फा आई क्या करेगा, इनिबिट कर देगा आपके एडिनाइल साइक्लेस को, इनिबिट कर देगा एडिनाइल साइक्लेस को। एडिनाइल साइक्लेस अगर इनिबिट हो गया तो सीएएमपी का लेवल ड्रॉप कर जाएगा, सीएएमपी ड्रॉप करेगा। सीएएमपी जब ड्रॉप करेगा तो कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगी, बल्कि स्मूथ मसल्स रिलैक्स कर जाएंगी। सीएएमपी जब ड्रॉप करेगा तो स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। वहीं पर जब जी बीटा गामा जाके पोटेशियम चैनल्स को ओपन करेगा, पोटेशियम चैनल के ओपन होते ही हाइपर पोलराइजेशन होगा, पोटेशियम चैनल्स के ओपन होते ही हाइपर पोलराइजेशन होगा, जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स रिलैक्स करेंगी। आप जब नोट देखोगे तो आपको बहुत सारी टेबल्स दिखेंगी, उन टेबल्स में मेंशन है। अच्छा, सीएएमपी किसके थ्रू काम करता है, सीएएमपी के कौन कौन से लिगेंड हैं, मतलब अगर आपको सीएएमपी के थ्रू सिग्नलिंग चलानी है तो आप कौन कौन से लिगेंड या सिग्नल का यूज करते हो। अगर आपको इनिबिटरी जी अल्फा आई के थ्रू सिग्नलिंग चलानी है, इनिबिशन कराना है, तो कौन कौन से लिगेंड यूज करते हो, वो मैं अभी टेबल कराऊंगी भी, तो मैं एक आइडिया दे रही हूँ पहले। तो जी अल्फा आई के केस में इनिबिशन होता है एडिनाइल साइक्लेस का, और उसके बाद जी बीटा गामा आई के केस में पोटेशियम चैनल्स की ओपनिंग होती है। तो फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन एक सिग्नल आया, तो एपिनेफ्रिन का एक फंक्शन है स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करना। तो जैसे ही नॉर एपिनेफ्रिन आया, वो जीपीसीआर से बाइंड करेगा, जीपीसीआर से जब बाइंड करेगा तो जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, जी प्रोटीन एक्टिवेट होने पर जी अल्फा और जी बीटा गामा में टूट जाएगा, जी अल्फा आई जाके एडिनाइल साइक्लेस को इनिबिट करेगा। जब इनिबिशन होगा एडिनाइल साइक्लेस का तो सीएएमपी का लेवल ड्रॉप कर जाएगा। जैसे ही ये ड्रॉप होगा स्मूथ मसल्स रिलैक्स करेंगी। वहीं पर जी बीटा गामा के केस में पोटेशियम चैनल्स की ओपनिंग होगी, पोटेशियम चैनल्स की ओपनिंग होते ही हाइपर पोलराइजेशन होगा, हाइपर पोलराइजेशन होने की वजह से स्मूथ मसल रिलैक्स करेंगे। तो ये है जी अल्फा आई की सिग्नलिंग। उसके बाद हम देख लेते हैं एक बार आपकी जी अल्फा 12-13 की सिग्नलिंग भी। जी अल्फा 12-13 की सिग्नलिंग, जी अल्फा 12-13 क्या कराते हैं, रो प्रोटीन्स का एक्टिवेशन कराते हैं। और रो प्रोटीन्स जो हैं वो एक्टिन फिलामेंट्स की मूवमेंट कराते हैं। जब एक्टिन फिलामेंट्स की मूवमेंट होती है तो अल्टीमेटली सेल मूवमेंट होती है। तो ये चलती कैसे है सिग्नलिंग, सिग्नल आया जीपीसीआर पे लगा, जीपीसीआर से जी अल्फा 12-13 एक्टिवेट हुआ। सबसे पहले सिग्नल आया, सिग्नल जीपीसीआर पर आया, जीपीसीआर से
जी अल्फा 12-13 एक्टिवेट हुआ। जी अल्फा 12-13 जाके एक्टिवेट करता है जेफ को, ऐसे जेफ को जो प्रोटीन से जुड़े होते हैं। एक्टिवेट्स जेफ रिलेटेड टू रो प्रोटीन। किसको एक्टिवेट कर रहा है? जेफ को एक्टिवेट कर रहा है। तो जेफ आ गया तो क्या बन जाएगा? रो जीटीपी बन जाएगा। ये रो जीटीपी आगे जाके एक्टिवेट करता है रो काइनेज को। ये रो काइनेज एक्टिवेट करता है साइटोस्केलेटन को, एक्टिवेट एक्टिन साइटोस्केलेटन, एंड इसकी वजह से होता है सेल मूवमेंट। इसकी वजह से होती है आपकी सेल मूवमेंट। तो जी अल्फा 12-13 की सिग्नलिंग अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपका सिग्नल आएगा, सिग्नल आके बाइंड करेगा जीपीसीआर से, जीपीसीआर की वजह से जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा, जी अल्फा 12-13 आएगा। ये जी अल्फा 12-13 आगे जाके जेफ को एक्टिवेट करता है, ऐसे जेफ को जो रो प्रोटीन से जुड़ा होता है। तो ये रो जीटीपी आगे जाके रो काइनेज को एक्टिवेट करता है। रो काइनेज एक्टिन साइटोस्केलेटन का फोस्फोरिलेशन कराता है और उसको डिफरेंट शेप्स में, शेप तो नहीं कह सकते हो, एक्टिन साइटोस्केलेटन में मूवमेंट कराता है, चेंजेस कराता है। और जब एक्टिन साइटोस्केलेटन में मूवमेंट होती है, चेंजेस होते हैं, तो सेल मूवमेंट हो जाती है। तो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ योर रो प्रोटीन इज सेल मूवमेंट। उसके बाद हम लास्ट वाली सिग्नलिंग पढ़ेंगे अपनी, दैट इज G protein targets phospholipids, or you can say this signaling is G alpha Q signaling. G alpha Q signaling. आपका जो G alpha Q था स्टार्टिंग में बताया था किसको एक्टिवेट करता है? फोस्फोलाइपेज C बीटा। एंड ये फोस्फोलाइपेज C बीटा क्या करता है? तो हमारे पास मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आपको पता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आपको पता है फोस्फोलिपिड्स होते हैं, पढ़ा है ना? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, फोस्फोलिपिड्स बनाते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो वहां पर एक फोस्फोलिपिड फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल पढ़ाया था, एक फोस्फोलिपिड होता है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट। आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है एक फोस्फोलिपिड जिसका नाम है PIP2, दैट इज फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट। तो इस वाले PIP2 पर अटैक करता है आपका फोस्फोलाइपेज C। पहले तो ये बताओ फोस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट कौन कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है G अल्फा Q। तो जब ये अटैक करता है PIP2 में, तो PIP2 टूट जाता है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, IP3 और DAG। IP3 और DAG। यहां पर IP3 जो होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, देखो PIP2 कहां पर था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर था। जब टूटा तो बनाया IP3 और DAG। IP3 वाटर में सॉल्युबल है तो ये चला जाता है साइटोप्लाज्म में, वहीं पर DAG जो है वो आपका इनसॉल्युबल होता है वाटर में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहता है। कैसे शुरू हुई हमारी सिग्नलिंग? सबसे पहले हमारे पास आया
एक लीगेंड आके जीपीसीआर पे बाइंड करेगा। जीपीसीआर पर जब बाइंडिंग होगी तो जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा। जी प्रोटीन को एक्टिवेट होते ही जी अल्फा क्यू आ जाएगी। जी अल्फा क्यू एक्टिवेट करती है फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को। ये फॉस्फोलाइपेज सी बीटा जो है अटैक करता है PIP2 पे। दैट इज ये एक फॉस्फोलिपिड है जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिस फॉस्फेट। जब इस पे फॉस्फोलाइपेज का अटैक होता है तो ये टूटता है IP3 और डैग में। जहां पर IP3 सॉल्युबल होता है वाटर में तो साइटोप्लाज्म में चला जाता है, वहीं पर डैग जो है इनसॉल्युबल होता है वाटर में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही रह जाता है। सो ये है आपकी सबसे पहले PIP2 दैट इज फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिस फॉस्फेट PIP2 पर अटैक करेगा फॉस्फोलाइपेज सी बीटा जो इसको ब्रेक डाउन करेगा डाइएसाइल ग्लिसरॉल में, और IP3 दैट इज इनोसिटोल 145 बिस फॉस्फेट में। अब आगे होता क्या है, अब आगे शुरू होगी सिग्नलिंग। तो सबसे पहले IP3 आया कहां पर, साइटोप्लाज्म में। IP3 आ गया IP3 जब साइटोप्लाज्म में आएगा तो ये जाएगा ER तक। IP3 साइटोप्लाज्म से होते हुए पहुंचता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। रेटिकुलम पर पहुंचने पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पहुंचने पर क्या करता है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, तो यहां से ओपन करता है IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल्स। IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल कहां पर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर है, वो ओपन करता है, जिसकी वजह से कैल्शियम आता है साइटोप्लाज्म में। कैल्शियम एंटर्स साइटोप्लाज्म फ्रॉम ER। ER से कैल्शियम आता है साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में आता है तो साइटोप्लाज्म में कैल्शियम बढ़ता जाएगा, कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है वो साइटोप्लाज्म में बढ़ती जाएगी। जब ये कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कैल्शियम बाइंड करता है काल मॉड्यूलिन पर। ये बाइंड करता है काल मॉड्यूलिन पर। कैल्शियम किस पे बाइंड करता है, एक प्रोटीन पर बाइंड करता है काल मॉड्यूलिन पर। और काल मॉड्यूलिन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स लाती है, जैसे काल मॉड्यूलिन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स जनरेट करता है। एग्जाम्पल जीन ट्रांसक्रिप्शन, वाई क्रेब। वन ऑफ द फंक्शन जो हम काल मॉड्यूलिन में देखते हैं कि काल मॉड्यूलिन जो है वो क्रेब का एक्टिवेशन कराता है, जिसकी वजह से जीन ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। तो IP3 हम देख रहे थे, IP3 क्या करता है, IP3 बेसिकली IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ओपन करता है, जो कहां पर प्रेजेंट है, याद रखना ये चैनल्स आपके ER मेम्ब्रेन पर हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। ये आपके ER मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। ER मेम्ब्रेन पर जब ये प्रेजेंट है तो कैल्शियम चैनल्स को ओपन करता है, जिसकी वजह से ER से जो कैल्शियम है वो एंटर करता है आपके साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जो कैल्शियम है वो बाइंड करता है काल मॉड्यूलिन पर, और काल मॉड्यूलिन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स को लेके आता है, जैसे जीन ट्रांसक्रिप्शन कराता है वाई क्रेब। ओके, आपको जो भी चीजें मैं यहां लिख के समझा रही हूं, आपको वो सभी फिगर्स आपको मिलेंगी जो आप कर सकते हो, मतलब आप रिवाइज करने के लिए इन फिगर्स का यूज भी कर सकते हो। चलो इसके बाद डैग को देख लेते हैं एक बार, डैग क्या करता है। तो एक सबसे पहले क्या होता है, कैल्शियम जब साइटोप्लाज्म में बढ़ता है, कैल्शियम जब बढ़ेगा साइटोप्लाज्म में तो उसकी वजह से प्रोटीन काइनेज ए जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। कैल्शियम जब बढ़ता है साइटोप्लाज्म में तो कैल्शियम जाता है, सॉरी, कैल्शियम के आने की वजह से प्रोटीन काइनेज C जाता है
protein kinase C moves from cytoplasm to plasma membrane. जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में बढ़ती है तो प्रोटीन काइनेज सी साइटोप्लाज्म से जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, जहां पर डैग एंड फॉस्फाटिडाइल सीरीन जहां पर डैग और फॉस्फाटिडाइल सीरीन एक्टिवेट करते हैं प्रोटीन काइनेज सी को, एंड प्रोटीन काइनेज सी फाइनली डिफरेंट रिस्पॉन्स लाता है। तो ये हमने किसकी सिग्नलिंग देखी है? जी अल्फा क्यू की, जहां पर IP3 और डैग बन रहे हैं। IP3 जहां पर कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर रहा है, वहीं पर आपका जो डैग है वो एक्टिवेट कर रहा है आपके प्रोटीन काइनेज सी को। सो यहाँ तक GPCR की जो सिग्नलिंग है वो खत्म होती है। इसके आगे हमें एग्जांपल्स करने हैं, तो एक ओवरव्यू बता देती हूँ। हमने स्टार्ट किया कि जो आपका GPCR है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, एक ऐसा रिसेप्टर जो जी प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। सभी के सभी GPCR जो हैं वो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, दैट इज इनके पास 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन्स होते हैं। ये 7 बार जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। एसोसिएटेड है जी प्रोटीन से। जी प्रोटीन क्या है? GTP बाइंडिंग प्रोटीन है। GTP से जब जुड़ा होता है तो एक्टिवेट हो, GDP से जब जुड़ा होता है तो इनएक्टिव होता है। जैसे ही GTP से जुड़ता है तो एक्टिवेट होने पर दो यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक होता है जी अल्फा और एक होती है जी बीटा गामा। बना 3 यूनिट्स का है, बीटा गामा एक साथ चली जाती है, अल्फा अलग हो जाती है। जी अल्फा जो है वो बहुत अलग अलग टाइप की है। जी अल्फा एस जिसे हम स्टिमुलेटरी बोलते हैं, जी अल्फा एस जो है स्टिमुलेट करती है एडिनाइल साइक्लेस को। तो सबसे पहले जी अल्फा एस जब एडिनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट करती है तो ये एडिनाइल साइक्लेस ATP को कन्वर्ट कर देता है CAMP में। ये CAMP आगे जाके प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होने पर चला जाता है न्यूक्लियस में, जहां पर ये फॉस्फोराइलेशन कराता है एक प्रोटीन का, क्रेब का, दैट इज क्री बाइंडिंग प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन कराता है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। ये प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को लाता है जिसे बोलते हैं CBP, दैट इज क्रेब बाइंडिंग प्रोटीन। एक एक्टिवेटर है ट्रांसक्रिप्शन का और एक को एक्टिवेटर ट्रांसक्रिप्शन का। ये दोनों मिलकर ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं कौन से जीन्स? ऐसे जीन्स जिनको CAMP के रिस्पॉन्स में ट्रांसक्रिप्शन शो करना है, उनके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसे बोलते हैं क्री CAMP रिस्पॉन्स सीक्वेंस। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी अल्फा आई, जो इनिबिट करता है एडिनाइल साइक्लेस को, और जी बीटा गामा आई जो होता है वो पोटेशियम चैनल्स को ओपन करता है। तो वन ऑफ द फंक्शंस जो हम देखते हैं वो होता है बेसिकली स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन कराना। तो सबसे पहले GPCR एक्टिवेट हुआ, जी अल्फा आई जब एक्टिवेट हुआ तो एडिनाइल साइक्लेस डीएक्टिवेट होगा। एडिनाइल साइक्लेस जब डीएक्टिवेट होगा तो CAMP डिक्रीज हो जाएगा। CAMP जब डिक्रीज होगा तो आपकी स्मूथ मसल्स जो है वो रिलैक्स कर जाएंगी। वहीं पर जब आपका C बीटा गामा आई आगे जाके एक्टिव पोटेशियम चैनल्स को ओपन करता है तो सेल्स में होती है हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन होते ही जो स्मूथ मसल्स है वो रिलैक्स कर जाती हैं। वहीं पर नेक्स्ट है जी अल्फा 12-13। जी अल्फा 12-13 जो है रो प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है। सबसे पहले जी अल्फा 12-13 खुद एक्टिवेट होगा, फिर आगे जाके जेफ को एक्टिवेट करेगा। ये जेफ रो प्रोटीन पे GTP लगाते हैं। ये रो GTP आगे जाके रो काइनेज को एक्टिवेट करता है। रो काइनेज आगे जाके एक्टिन साइटोस्केलेटन्स को एक्टिवेट करता है। एज अ रिजल्ट सेल मूवमेंट्स होती हैं। उसके बाद जी अल्फा क्यू जो है वो फॉस्फोलाइपेज C बीटा का एक्टिवेशन करता है। ये जो है PIP2 पर अटैक करता है। PIP2 ब्रेकडाउन होता है IP3 और डैग में। IP3 जो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, जहां पर ये IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ओपन करता है, जिसकी वजह से कैल्शियम ER से निकल के साइटोप्लाज्म में आता है। कैल्शियम कालमोडिलिन पर बाइंड करता है। ये प्रोटीन जो है अलग अलग रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जैसे वन ऑफ द रिस्पॉन्स है क्रेब की हेल्प से जीन ट्रांसक्रिप्शन कराना। दूसरा अगर हम देखें डैग, तो डैग जो है जब कैल्शियम साइटोप्लाज्म में बढ़ता है तो प्रोटीन काइनेज C जो है वो साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाता है। जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाता है तो वहां पर प्रेजेंट है डैग और फॉस्फेटिडाइल सीरीन। ये दोनों मिलके प्रोटीन काइनेज C का एक्टिवेशन करते हैं। एज अ रिजल्ट डिफरेंट सिग्नलिंग्स शुरू हो जाती है। सो विद दिस हमने GPCR आज कंप्लीट किया है। अभी भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सेल सिग्नलिंग में कन्वर्ट करनी है, तो होप सो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर पाए, अदरवाइज इट विल टेक 2 or more lectures.
सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सेल सिग्नलिंग. सो ऑल द वेरी बेस्ट. प्लीज सेल सिग्नलिंग को थोड़ा सा ध्यान से करना, बिकॉज क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है. अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि सेल सिग्नलिंग का क्वेश्चन जरूर आता है. सो आई विल सजेस्ट कि GPCR को अच्छे से पढ़ो, GPCR से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ताकि आपके जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं GPCR से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए एंड यू कैन लर्न द टॉपिक वेरी इजीली. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस. थैंक यू.